बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज हम बात करेंगे ईयू सेटलमेंट के हवाले से। बहुत से सवालात हैं जो दोस्तों के आए हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं और बहुत से जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे, सम टाइम जो है ईयू सेटलमेंट के हवाले से वो भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पूछते भी रहते हैं और बाज़ का जो है वो उनके जहनों में भी आती हैं। सो उस पर भी आज बात करेंगे। क्या ईयू सेटलमेंट के आप एलिजिबल हैं कि नहीं? बहुत से आजकल स्टूडेंट जब कॉल्स करते हैं या अपॉइंटमेंट बनाते हैं तो वो कहते हैं जी कि सानू फलां बंदे ने किया है कि मैं इतने पैसे लूँगा, इतनी फ़ीस चार्ज करूँगा और आपको ईयू सेटलमेंट जो है वो मैं आपको दिलवा दूँगा, तो लियाओ आओ तो तुहानू ईयू सेटलमेंट जड़ा ना वो दिलवाएं। सो उस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो तो मैं नहीं कहूँगा आज। बहुत से हमारे ऐसे चाहने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो आई लव यू के साथ साथ जो है बड़े जो मुफ्त मशवरे भी लिख जाते हैं कमेंट्स में आके। तो मैं तो जो है पढ़ लेता हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कि की कहिए हूँ तुहानू। सो कल भी किसी, कल के 2 दिन पहले भी किसी के कमेंट्स आए हुए थे, लिखा हुआ था, आप जो है ना जी, नमस्कार मत कहा करें, आप सत श्री अकाल ना कहा करें, आप ऊपर वाला मत कहा करें, ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, आपको नहीं पता, आपको तौबा करनी चाहिए। आप गुस्ल कीजिए, आप नहाइए, आप कलमा पढ़िए और कानों को हाथ लगा के तौबा तिल्ला कीजिए। ये जो साहब थे, किसी ने लिखा हुआ था, मैनू मशवरा दिता सी कि जी कि तुसी इंज ना कहो। सो अब मेरे अगर वो सामने होते तो मैं उन्हें कहता जी कि सबसे पहले तो मुझे आप 4 कलमे जो हैं वो सुनाइए। फिर उसके बाद मुझे आप बताइए कि नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है। मैं एक एक मरतबा एक साहब जो थे वो बड़े मौलवी टाइप बने हुए थे, तो ऐसी डिबेट हो गई उनके साथ। तो बस वो सब दाढ़ी थी उनकी, बस दाढ़ी थी बस, और बाकी सिर्फ ड्रामे थे। और उसके बाद वो बड़ा दीन और इस्लाम की बातें, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, फिर वो मैंने कहा जी कि चलो तुसी सुनाओ फिर कुछ आज, जो है आप आज कुछ कलमात आप सुना दीजिए। फिर आप यकीन कीजिए उन्हें तीसरा कलमा तक नहीं आता था, सब बकवास के अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। सो इसलिए इन ऐसे लोगों की वजह से जो है मार्केट में नफरत भी फैलती है और लोगों के रिश्ते जो हैं वो भी ख़राब होते हैं। सो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं और हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। सो जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, और हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। नमस्कार भी करेंगे, सत श्री अकाल भी करेंगे, जो और ऊपर वाला भी कहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम जो लोग हैं, जब तक इंसानियत ज़िंदा है तब तक ये कायनात जो है ये चलती रहेगी। इसलिए ये जो तफ़रक़ा है ना जी, ये फ़लाँ जो है नमस्कार वाला है, ये सत श्री अकाल वाला है, ये सलाम अलैकुम वाला है, इससे चीज़ों से बाज़ आना चाहिए और इससे बाहर आना चाहिए। ये हम जो हैं ये सब एक होते हैं, ये एक ही हाथ की उँगलियाँ हैं, किसी को भी काटेंगे, खून भी निकलेगा और तकलीफ़ भी होगी। इसलिए रिश्ते जो होते हैं ये हो सकता है मेरे अब आबाओ-अजदाद जो हैं वो कोई परदादा या मेरे ऊपर के जो लोग हैं, हो सकता है वो हिंदू हों या कोई और रिलीजन के हों। सो मुझे क्या, मैं अगर मुस्लिम पैदा हुआ हूँ, सो उसके लिए अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, प्राउडली मुस्लिम हूँ। और हम एज़ अ मुस्लिम होने के ऊपर बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं, बड़ा फ़ख्र है हमें कि हम उसकी उम्मत से हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आप हमें जो है वो बाकी आप किसी को भी डिग्रेड करें या कुछ और है। सो एनीवेज़, मैं आज लंबे लेक्चर के मूड में ना पड़ जाऊँ, इसलिए ईयू सेटलमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, पहला लाइन जो मैं पहला बल्कि इशू जो है वो मैं बाज़ हमारे क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हैं वो कोई ऐसी बात पूर कर लेते हैं। सो मैं वो बाज़ अब आजकल मैं अब सोचता हूँ कि मैं उनको रूडली जवाब भी नहीं देता, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं और इससे वो समझते हैं कि जी कि मैं पता नहीं रूड हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश हमेशा यही होती है उनकी
उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कहूँ। जैसे आज एक क्लाइंट थे, उनका बल्कि मैसेज भी था। ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है, कभी भी किसी का ज़िक्र हमें अलाउ ही नहीं होता। अच्छा, उनको मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ईयू सेटलमेंट के जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लाज़मी नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही करें। आप उनको होम ऑफिस को बाय पोस्ट भी भेज सकते होते हैं। बाद में उनके साथ तो मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मुझे फ़ायदे को नहीं था, चूँकि वो बात चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव चल पड़ती हैं। सो बादल, उसमें कानून अब क्या होता है, ये अक्सर लोग जो हैं उनके अलावा भी बहुत से लोग जो हैं इस पॉइंट के ऊपर उनको फ़िक्र होती है कि क्या हमने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सेंटर में जाके ही सिर्फ़ अपलोड करने हैं? क्या जो असिस्टेंस ली जाती है वहाँ पे स्कैनिंग की, क्या हमने सिर्फ़ वो ही कर सकते हैं? सेकंड, क्या हम डॉक्यूमेंट सिर्फ़ अपलोड पोर्टल के ऊपर ही कर सकते हैं? थिर्डली, क्या हम उनको वाया पोस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक के लिए गए हैं, आप उनकी असिस्टेंस जो होती है स्कैनिंग की वो बाय कर सकते हैं। आजकल 50 पाउंड समथिंग ऐसी फीस है। यूके की मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड। वो आप पे करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी स्कैन करवा सकते हैं। अगर आप सेल्फ अपलोड नहीं करते हैं तो आप सेल्फ अपलोड भी कर सकते हैं। आप सेंटर में जाके असिस्टेंस जो है उनकी भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिए, वो खुद ही स्कैन करके आपको वापस कर सकते हैं, कर देते हैं। थर्डली ये होता है कि आप अगर ऑनलाइन, जैसे ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन होती है, आप चाहें तो ऑनलाइन जो पोर्टल सिस्टम होता है वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप उनको थ्रू वाया पोस्ट जो है वो भी भेज सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, क्योंकि होम ऑफिस ये कहता है, जो लाइन है उनकी, उसमें ये आ जाता है कि जी कि आप अगर ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन की है तो आप बेटर है कि ऑनलाइन ही कर दें। उसकी वजह क्या आती है कि वो समझते हैं कि एक पोर्टल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन इकट्ठी हुई हुई है, तो उसमें उनको फैसला करने में आसानी हो जाती है। कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद उनको पोस्ट वाया पोस्ट भेजेंगे तो डिले होगा फैसले में। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, उनको एक पोर्टल ओपन मिला होता है, लेकिन बहुत से केसेस में मैं ये समझता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे ज्यादा हैं, या आपको ऐसी चीजें हैं आपके पास जिसको आपको शायद आपको पोर्टल की बजाय जो है वहां पे भेजना, उनको वाया पोस्ट भेजना ज्यादा बास का अक्लमंदी होती है। बट इस ऑल डिपेंड्स कि आपके केस की सिचुएशन क्या है। और बास का अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं जी आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना है, तो आप जो है, मैं समझता हूँ आर्ग्यूमेंट के बजाय जो है वो कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ। जो आज की एक्चुअल वीडियो जो मैं करना चाह रहा था वो ये है कि क्या आप ईयू सेटलमेंट जो है एप्लीकेशन राइट नो, आज 1 नवंबर 2024 को जो है ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है कुछ सॉलिड ग्राउंड्स हैं कि जी आपने राइटली एप्लीकेशन फाइल क्यों नहीं की थी। नंबर एक, क्या कि इसकी डेडलाइन जो है कोई है, या कोई इसकी कोई तारीख गुजर चुकी हुई है? बिल्कुल उसकी डेट जो है वो गुजर चुकी हुई है। वो उसकी डेट थी 31 दिसंबर 2020 उसकी डेट थी। और होम ऑफिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन ये दी गई कि आप 31 दिसंबर 2020 तक जो है अपनी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशंस को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या था, वो लोग जो यूरोपियन लोग थे जिनके पास यूरोप का पासपोर्ट था 27 कंट्रीज का, वो या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो थे, किसी का माँ है, बाप है, फादर है, बीवी के आगे रिश्तेदार आ गए, या फादर हस्बैंड के आगे आ गए, उन लोगों ने जो थी यूके बेस्ड ईईए एप्लीकेशन या ईयू सेटलमेंट एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की। 31 दिसंबर 2020 उसकी डेडलाइन थी। अच्छा, उसके बाद उसमें इश्यूज ये आ गए कि बहुत से लोगों ने कहा जी कि हमने तो टाइमली एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए हैं। सो जिसको एक्सटेंड करते हुए होम ऑफिस ने उसका टाइम फ्रेम जो था वो 31 जुलाई जो था 2021 जो था उसको एक्सटेंड कर दिया उस टाइम तक, और कहा कि जी आप अपनी एप्लीकेशंस को फाइल कर सकते हैं। अभी आजकल ये जो स्कैम चल रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है आजकल, स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादती है। बहुत से लोग उनको कह रहे हैं जी आप ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दें। और भाईजान जिहदे नाल तुसी एप्लीकेशन फाइल करनी है वो अपनी बीवी, मामा, चाचा, ताया, फादर किसका बनाएंगे? जो मेरा नाम है जी राजीव गांधी है, मैं अब अपना फादर जो है वो किसको कर दूं? थॉमस को का पासपोर्ट लगा के मैं करूंगा कि ये जी थॉमस चेकोस्लोवाकिया का जो है ये मेरा अब्बा जी हैं और मैंने जो है इनका बेटा
बादशाह बन के मैं कर दूं, या मैं ऐसे ही कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है रजीना सेल्फी जो है वो मेरी वाइफ है और वो उसके पास जो है वो पोलैंड का पासपोर्ट है और वो मैं उसको वो कर दूं, या मैं ऐसी जो है वो ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। इससे होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद आपको वो आ जाता है जी एक्सेस टू बेनिफिट, आपको जो वो उसका आ जाता है एनएचएस की हद तक जो है वो फ्री एप्लीकेशन हो जाती है, आपको एनएचएस की फीस नहीं पे करनी पड़ती। सेकंड जो है, क्या आप इसमें प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी है, बाकी चीज़ें ऑब्वियसली आप वो अपना एक्नॉलेजमेंट दिखाते हैं, वो आपने सारा कुछ कर दिया। लेकिन अल्टीमेट क्या करेंगे भाई साहब, आफ्टर 6 महीने 6 मंथ्स के बाद क्या करेंगे, जब वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो कहेंगे कि ये जो आपने कहा है ये फ़लाँ मेरी माँ है, फ़लाँ मेरा फादर है, फ़लाँ मेरी सिस्टर है, फ़लाँ मेरी वाइफ है, फ़लाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपना रिलेशनशिप की एविडेंस दीजिए। वहाँ पे फिर की करोगे, इंज करके बैठोगे, भाईजान साढ़े को तो गलती होगी, हमें तो नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था, किसको पता था, वो तो कंसल्टेंट ने कर दिया, वो तो एजेंट ने कर दिया। अरे भाई वो तो पैसे वैसे लेके अपना चला गया थाईलैंड जो है मसाज कराने, और आपको वो यहाँ पे बैठे बैठे जो है मुकम्मल वाड़ गया। अब भुगतना आपने है, वो वहाँ पे जो है वो लम्हा पिया होएगा वड्डा जिहा ढिड कट के वहाँ से जो है थाई कुड़ियां को मसाज करा रहे होना, तो तुसी इत्थे बैठ के ना ते और टिशू के नाल तुसी अपने आंसू साफ कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि वो पूरा ठोक के चला गया आपको। लेकिन लोगों को मज़ा आता है ठुकवाने का, ये मैंने अक्सर देखा है। अक्सर लोग ऐसे हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है, इनको सच्ची बात मैं करूँगा ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚ लगती है जिथे दस भी नहीं सकते किसी ने। वो क्योंकि मैं सीधा बंदा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा मैं नहीं हूँ, ईमानदार आदमी हूँ मैं। सीधा मैं कैसे हो सकता हूँ भाई, कभी वकील सीधा देखा है आपने? और जो मेरे जैसा वकील जो 24 सालों से मैं वकालत के शोबे में हूँ, तीसरी जनरेशन हूँ मैं, अपने फादर मेरे वकील, दादा मेरे वकील, मेरे तो खून में जो है वकालत भरी पड़ी है। सीधा तो मैं नहीं होऊंगा, ईमानदार हूँ। उसकी वजह यह है कि आप अगर मार्केट में टिकना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मैं अब जो आखिरी बात करूँगा ये, आप बार्बर शॉप है, आपकी ग्रोसरी की दुकान है, आपकी मीट शॉप है, आप एज बिल्डर काम कर रहे हैं, आप फर्नीचर, आपका कोई सा भी बिजनेस है, कहीं कोई सा भी आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से अगर ईमानदार नहीं हैं तो आप मार्केट से जल्दी उठा दिए जाएंगे। आपके कंपैटिटर आपको मार्केट से उठा देंगे। आपका जो क्लाइंट, आपका जो कस्टमर है, वो जगह जगह बैठ के कहेगा फलां दे कोल काम ना करवाना, ये बड़ा फजूल आदमी है, ये आपके पैसे लगवा देता है फलां। सो मार्केट से आप जल्दी उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जितने भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, टेक अवे का बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस है, जितने लोग इस वक्त मार्केट में टिके हुए हैं, जो कई कई सालों से या उनकी आगे की जनरेशन जो है वो काम कर रही है उसी कि जी हमारा रेस्टोरेंट था जी, आज हमारी 6 ब्रांचेज हमने खोल ली हैं फलां, वो ईमानदारी की बेस पे खुलती हैं, वो उनकी मेहनत की बेस पे खुलती हैं। वो खाली बेईमानियाँ करते हों, वो लोग वो अच्छे तरीके से काम ना कर रहे हों, तो उनकी अपनी हट्टी जो है वो भी बंद हो जाती है। इसलिए सिर्फ इसलिए मेरी बात का माइंड कर जाना कि मैं कहता हूँ जी आपका केस नहीं बनता, तो वो आपको 4 वकील कह दें कि, या कोई और कह दे जी बनता है, तो आप कहें जी आपने तो फ़र्क कर दिया। उसकी वजह यह है कि मुझे आदत नहीं है कि इस तरह का हराम पैसे खाने की, या लोगों को जो इस तरह की जो है ना, वो गंदा वर्ड बोलने लगा इसमें, ये चलाकियाँ जो है वो बताने की। एक घुट चाह रहा लैन दी, उस बाद आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा हाँ, एक इसमें EU सेटलमेंट में ये था, हम कितना अर्सा बाहर रह सकते हैं। देखिए बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और आजकल जो है वो बहुत से आ रहे हैं। सो होम ऑफिस जो है मे कैंसल द एक्सटेंशन इफ दे थिंक यू आर नो लॉन्गर मीट द रिक्वायरमेंट फॉर इट, एग्जाम्पल बिकॉज यू हैव बीन आउटसाइड द UK फॉर मोर देन 6 months इन अ 12 months पीरियड। आप अगर 1 साल में 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो होम ऑफिस जो है वो आपका वीज़ा जो होता है EU सेटलमेंट का, वो कर्टेल कर देता है जी। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। कल मैं दोबारा जो है EU सेटलमेंट के का ही पार्ट 2 करूंगा, उसमें प्री सेटलमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्योंकि आज मैंने ये लेक्चर देना था, इस वजह से आज मेरी आज की आधी वीडियो से ज़्यादा जो है मेरे लेक्चर में खा गई। कल जो है मैं क्विकली जो है प्री सेटलमेंट पे बात करूंगा। अगर आपकी वाइफ जो है या आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो चली गई,
वो मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने कहा था कि नस गई, भज गई, दौड़ गई और वो आपको कह के गई कि मैं जी ये कोने वाली दुकान से दही का डब्बा लेके आ रही हूँ, लेकिन वो बाद किसी और दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो भाग गई, गायब हो गई। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप रीसेटलमेंट के बाद जो है आप डायरेक्ट आपको रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की बेस के ऊपर आप अपना इंडिपेंडेंट अपनी सेटलमेंट ले सकते हैं। कल इस पर भी बात करेंगे। कल इस पर भी बात करेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की किसी भी बेस के ऊपर जो थी की और वो फेक मैरिज है, शैम मैरिज है, तो होम ऑफिस जो है अभी सेटलमेंट के वक्त जो है वो आपके साथ क्या करेगा, कल की वीडियो में उस पर भी मैं कमेंट्स करूंगा। और फाइनली ये है, क्या ऐसी सिचुएशन में जिनको प्री सेटलमेंट मिली होती है, अब वो 5 इयर्स हो चुके हैं, क्या वो सेटलमेंट के हकदार हैं? और जो उनका टब्बर है, जो उनकी फैमिली है, जो अपने माँ बाप को वो यहाँ पे ले आए, बहन भाइयों को ले आए, उनका फ्यूचर आगे क्या होगा? आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। और मुझसे मिलना चाहें या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहें, मैं अल्लाह वास्ते काम नहीं करता हूँ जी, फीस चार्ज करता हूँ, कंसल्टेशन की फ़ीस लेता हूँ। लेकिन वो कल एक भाई साहब थे, उनका मैसेज एक आया हुआ था, बड़ी लंबी उनके आर्गूमेंट्स थे कि जी आपने वीडियो में कहा है कि आप फ्री एडवाइस देते हैं। बिल्कुल फ्री एडवाइस नहीं देता। मेरे अब्बा जी कहते थे आपने फ्री एडवाइस देनी है ना तो किसी चैरिटी वाली जगह पे काम करें। बिजनेस होता है, ये हमारा बिजनेस है, हम फीस चार्ज करते हैं, काम करते हैं। सेकंड ये उन्होंने कहा जी कि फीस रिफंडेबल होती है। बिल्कुल फीस रिफंडेबल नहीं होती, एडजस्टेबल होती है। जितनी कंसल्टेशंस की फीस आपने दी होती है, जब हम मेन केस फाइल करते हैं उसमें जो है आपकी फीस माइनस कर देते हैं। आप अगर केस नहीं करवाते तो वो फीस आपने जो कंसल्टेशन की पे की होती है वो फिनिश हो जाती है। फीस रिफंडेबल नहीं होती। आपने एडवाइस ली, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जिन्होंने साहब ने मैसेज भेजा हुआ था, इस तरह के जो है सारी ज़िंदगी हम देखते रहे हैं। हो सकता है आप मासूम हो, लेकिन अक्सर लोग मासूम नहीं होते। उनको ये होता है कि एडवाइस ले ली, हुण असी काम दे करवाना को नहीं, लियाओ असी रिफंड पॉलिसी जो है वो दे दें। हमारी रिफंड पॉलिसी ज़ीरो है जी, कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। रिफंड पॉलिसी वो होती है कि हमने आपका केस ले लिया और उसके बाद जो है आपने केस तैयार कर दिया या किसी वजह से जो है, अब आपने कहा कि जी के अब हमने एक टाइम फ्रेम है, आपने उसको इमीडिएट जो है विदिन सेम डे आपने कह दिया जी कि अब मैंने कहा कि मैं केस कल से तैयार करूंगा, आज सिर्फ आपने फीस पे की है, फिर हम एडमिन चार्जेस काटते हैं और बाकी आपकी फीस करते हैं। आपने केस दे दिया, फीस दे दी, उसके ऊपर पूरा 2-4 दिन लगा के हमने पूरा काम कर लिया और आपने कहा जी कि अब मैं केस फाइल नहीं करना, फीस नॉन रिफंडेबल होती है। सेम इसी तरह गवर्नमेंट की फीसें जो होती हैं, सिर्फ IHS की फीस रिफंडेबल होती है। इमिग्रेशन की फीस जब आप बायोमेट्रिक दे देते हैं, फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं, गवर्नमेंट की भी तमाम फीसें जो होती हैं वो भी नॉन रिफंडेबल होती हैं, उनकी भी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होती। बहरहाल किसी दिन जो है किसी रिफंड पॉलिसी के ऊपर मजीद तफसील में बात करेंगे, क्योंकि IHS का रिफंड कैसे लिया जाता है, कैसे इमिग्रेशन का आप रिफंड ले सकते हैं, किस तरह से ये जो बाकी गवर्नमेंट की फीसें होती हैं उसका क्या सिस्टम होता है। लंबी वीडियो हो गई है जी, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।